हेलो बेटा जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? मस्त हो? हम डिस्कस कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में लगभग हम एंडिंग वाले पोर्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमने सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात की है। अभी हम साइटोस्केलेटल हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कोशिका पंजर की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कोशिका पंजर में 3 प्रकार के कंपोनेंट्स हमको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं: सूक्ष्म तंतु, मध्यवर्ती तंतु और सूक्ष्म नलिकाएं। और सूक्ष्म नलिकाएं आपकी सीढ़िया, फ्लैजिला और तारक काई के निर्माण में भाग लेती हैं। तो उनकी संरचना हमने डिस्कस की थी। हमने कहा कि जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे बनी होती हैं। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इवन हमने सीलिया और फ्लैजिला की जो स्ट्रक्चर होती हैं उसको भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। हमने एक वेल लेवल डायग्राम आपके सामने बनाया था, उसके थ्रू हमने सीलिया और फ्लैजिला की जो संरचना है उसको हमने आपको डिटेल से एक तरीके से एक्सप्लेन किया था। आज हम इसी प्रकार के एक सेल ऑर्गेनल की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं तारक काई, यानी सेंट्रोसोम की हम बात कर रहे हैं। और सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से बना होता है, यानी एक तारक काई 2 तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है। और ये ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट देखने को मिलती है। विभिन्न प्रकार की कोशिका अंगक हमने डिस्कस किए हैं। हमने कहा कि झिल्ली रहित कोशिका अंगक भी आपको देखने को मिलेंगी, एकल झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक भी आपको देखने को मिलेंगी, और दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसा कोशिका अंगक है जिसमें आपको झिल्ली की अनुपस्थिति देखने को मिलेगी, यानी सेल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो आज हम एक नया सेल ऑर्गेनल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो हम बात करते हैं तारक काई की, और तारक काई की संरचना के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे बेटा जी। तारक काई, और इसे आप इंग्लिश में बोलते हो सेंट्रोसोम। तारक काई कैसा कोशिका अंगक है? ये एक झिल्ली रहित कोशिका अंगक है, यानी इस कोशिका अंगक में आपको सेल मेम्ब्रेन सराउंडिंग में नहीं देखने को मिलेगी, यानी कोशिका झिल्ली रहित अंगक। बताओ इसके अलावा वो कौन सा कोशिका अंगक है जिसमें आपको कोशिका झिल्ली नहीं देखने को मिलती है? सही, राइबोसोम है ना। या वो कौन सा झिल्ली रहित कोशिका अंगक है जो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में देखने को मिलता है? तो वो भी आपका क्या रहेगा? राइबोसोम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने तारक काई की। तो तारक काई भी आपका कोशिका झिल्ली रहित अंगक है, और ये पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी पादप कोशिकाओं में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जंतु कोशिका में क्या काम करता है। तो जंतु कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो उनके विभाजन को एक तरीके से ये सही तरीके से करवाता है, यानी उनके जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हो या एक तरीके से उसके दूसरे प्रकार के जितने भी जैसे क्रोमोसोम वगैरह हो, तो सभी प्रकार के जो उसके कंपोनेंट है उनको सही तरीके से 2 संतति कोशिकाओं में बांटने का काम यहाँ पे आपका कौन करता है? तारक काई करता है। यानी जंतु कोशिकाओं के विभाजन में सहायक है, विभाजन में सहायता करता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक तारक काई में आपको 2 तारक के अंदर देखने को मिलेंगे। इसकी संरचना की अगर हम बात करें
तो इसकी संरचना कैसी है इसको हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। एक तारक काई में दो तारक केंद्र एक तारक काई में दो तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। लंबवत स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं? जैसे ये एक तारक केंद्रक है बेटा जी, और ये कोई दूसरा तारक केंद्रक है। तो दोनों तारक केंद्रक एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर इनका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये दोनों तारक केंद्र मिलके एक कोशिका अंगक बना रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं तारक काय। तो इसे हम बोलेंगे तारक काय। तो इस तारक काय में आपको दो तारक केंद्र देखने को मिल रहे हैं, दो तारक केंद्र। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि तारक काय क्या है। तो तारक काय दो तारक केंद्रों से मिलकर बना होता है, और दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत उपस्थित रहते हैं, है ना, परपेंडिकुलर। अब देखो, थोड़ी सी बात करते हैं इस तारक केंद्र के ऊपर। तो तारक केंद्र की जो संरचना होती है वो आपको बैलगाड़ी के पहिए की जैसी देखने को मिलती है। इसकी संरचना कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना, यानी कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको इसकी देखने को मिलेगी तारक केंद्र की। यानी पुराने समय में क्या होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, और बैलगाड़ियों के अंदर लकड़ी के जो पहिए होते थे, तो उस प्रकार की जो संरचना है ये आपकी तारक केंद्र की। जैसे देखो, इस प्रकार से पहिए होते थे, इनमें बीच में एक सेंटर में एक तरीके से दूरी होती थी, उस पर इस प्रकार से लकड़ी से वो जुड़े हुए रहते थे। तो इस प्रकार के पहिए आपको बैलगाड़ियों में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार की संरचना आपको इन तारक केंद्रों की देखने को मिलेगी। और ये जो तारक केंद्र हैं एक दूसरे के लंबवत उपस्थित होकर स्थित होकर तारक काय का निर्माण करेंगे, दो तारक केंद्रक, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस किया है जो तारक काय से संबंधित है। इसी के साथ साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो तारक केंद्रक हैं इनके सराउंडिंग में एक क्रिस्टलीय पदार्थ पाया जाता है जो इनको कवर किए हुए हैं, है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी उस पदार्थ को हम बोलते हैं एक क्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय पदार्थ, जो इन तारक केंद्र को वो क्या करता है, कवर करके रखता है, या इनकी सराउंडिंग में वो उपस्थित रहता है। तारक केंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं कि तारक केंद्र की संरचना कैसी है, तो आप बता सकते हो? बैलगाड़ी के पहिए जैसी इसकी संरचना है। बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं। और एक तारक काय में दो तारक केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे, और तारक केंद्रक एक क्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय पदार्थ से
पदार्थ से घिरे रहते हैं, यानी इन तारक केंद्रों के चारों तरफ एक एक इसलिए परिकेंद्र के पदार्थ आपको देखने को मिलेगा। और तारक जो केंद्र होते हैं उनके भीतरी भाग में या इनर रीजन के अंदर आपको प्रोटीन की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी इनकी अग्र इनके भीतरी भाग में प्रोटीन पाया जाता है, जिसे दूरी कहते हैं। यानी इनकी जो दूरी है वो किससे बनी हुई है? प्रोटीनियस रीजन से बनी हुई। जैसे अभी हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी इस टाइप की, हमने कहा कि ये एक तारक केंद्रक है और इसकी जो संरचना है वो आपको कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये इस प्रकार की संरचना आपको एक तारक केंद्रक की देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है इस तारक केंद्रक का जो ये भीतरी भाग है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा और ये भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, दूरी, हब। और इस हब की सराउंडिंग में क्या होता है, इस तरीके से जिस प्रकार से पहिया जिस एक्सल पे लगा होता है और उसकी सराउंडिंग में घूमता है, तो उस एक्सल को हम यहाँ पे दूरी कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रोमियर है, उसकी जो दूरी है वो प्रोटीनियस नेचर के आपका जो मटेरियल उससे बनी हुई है और इसी पर एक तरीके से ये क्या होती है, आपकी पूरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है ना। तो हमने तारक काय को हमने समझा है और तारक काय के अंदर आपको तारक केंद्रक देखने को मिल रहे हैं। यानी एक तारक काय में दो तारक केंद्र होते हैं, दो तारक केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज की फॉर्म में हमने सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये जो दो तारक केंद्रक हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत होते से आप क्या समझ रहे हो, इनके बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा। यानी दो तारक केंद्रों के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं तारक काय की संरचना के ऊपर कि एक्चुअल में जो आपका तारक केंद्र है उसकी संरचना कैसी है। एक पॉइंट अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया कि जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो हमारे पास 3 प्रकार की हैं, एकलक, द्विलक और त्रिलक। तो अब हम स्पेशल टाइप की सूक्ष्म नलिकाएं जिन्हें हम त्रिलक बोलते हैं उनका यूज आपको देखने को मिलेगा तारक काय के अंदर। इससे पहले हमने एकलक और द्विलक दोनों प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं का एक विशेष प्रकार का 9+2 व्यवस्था हमने पक्षमाप और काशाप की संरचना में देखी। अब हम यहाँ पे 9+0 प्रकार की व्यवस्था देखेंगे तारक काय के अंदर सूक्ष्म नलिकाओं की। और यहाँ पे जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो है त्रिलक प्रकार की। और त्रिलक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाओं में आपको पता है कि 3 रिंग आपको देखने को मिलेगी एक सूक्ष्म नलिका के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने तारक काय की संरचना। तारक काय की संरचना, तारक काय की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे
जिस प्रकार से आपको पक्षमाप और काशाब के अंदर 9+2 अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा था, यानी 9+2 व्यवस्था आपको देखने को मिल रही थी, यहाँ पे 9+0 टाइप की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यानी इसमें 9+0 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। तो 9+0 प्रकार की व्यवस्था क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करें। जैसे इसकी संरचना जो आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से राउंड एक तरीके की संरचना आपको देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 9 परिधीय तिर्लक आपको देखने को मिलेंगे सूक्ष्म नलिकाओं की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सूक्ष्म नलिकाएं, और सूक्ष्म नलिकाएं किस प्रकार की हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये सूक्ष्म नलिकाएं त्रिलक प्रकार की हैं, यानी 3 रिंग एक सूक्ष्म नलिका में आपको देखने को मिल रही हैं, और ये टाइप्स हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपका वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे इसको समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी बच्चे का क्लियर नहीं है तो वो इससे पहले वाली वीडियो से क्या ले सकता है, हेल्प ले सकता है। यानी इस प्रकार से आपको 9 त्रिलक प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल रही हैं, जो इस प्रकार से एक रिंग में अरेंज्ड है, और ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और इनके बीच में जो आपको लिंकर देखने को मिल रहा है उसे हम बोलते हैं एसी लिंकर। एसी लिंकर से क्या है, ये सारे इस प्रकार से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ये इस प्रकार से, और यहां पे बीच में आपको पता है एक प्रोटीन की दूरी आपको देखने को मिलेगी, और उस प्रोटीन की दूरी से ये माइक्रोट्यूब्यूल इस प्रकार से क्या है, जुड़ी हुई है एक अरिय दंड से। जिस प्रकार से आपको लकड़ी की एक तरीके से संरचनाएं देखने को मिल रही थी बैलगाड़ी के पहिए में, उसी प्रकार की संरचनाएं यहाँ पे अरिय दंड आपको देखने को मिल रहे हैं। संरचना आपको समझ में आ रही है। ये जो हमने जो इस प्रकार की ये जो हमने बनाई है इसे बोलते हैं त्रिलक। त्रिलक प्रकार की 9 सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं अरिय रूप से क्या है, व्यवस्थित है। अरिय रूप से व्यवस्थित है, और एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। एक दूसरे से एसी लिंकर द्वारा जुड़ी हुई है। एसी लिंकर द्वारा जुड़ी हुई है, यानी स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और इनके बीच में जो आपको लिंकर देखने को मिल रहा है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एसी लिंकर। और यहाँ पे देखो ये जो बीच में जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जो इन सूक्ष्म नलिकाओं को दूरी से जोड़ती हैं, इन्हें बोलते हैं अरिय दंड। अरिय दंड आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहां पे अगर हम बात करें तो सराउंडिंग में आपको यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगी। जैसे हमने पक्षमापिका या कशाभिका की संरचना हमने बनाई थी, तो उस संरचना में हमने क्या किया, उसमें हमने इन सारी स्ट्रक्चर्स को एक मेम्ब्रेन से कवर किया। लेकिन यहाँ पर आपको वो मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिल रही है, यानी ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। तो त्रिलक प्रकार की 9 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो अरिय रूप से व्यवस्थित हैं, और ये एक दूसरे से ऐसे लिंकर से जुड़ी हुई हैं। इनका जो केंद्र है, जो दूरी है, वो प्रोटीनियस नेचर की है, और इस दूरी से सूक्ष्म नलिकाओं को जोड़ने वाली जो संरचना है उसे हम बोलते हैं अरिय दंड। अब इसके अलावा भी यहाँ पे एक मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है जो
चारों तरफ एक तरीके से इस प्रकार से प्रेजेंट है। और इस मटेरियल के लिए हम यूज करते हैं एक क्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय पदार्थ, एक क्रिस्टलीय परिकेंद्रकीय पदार्थ इसको क्या करता है, घेर के रखता है, परिकेंद्रकीय पदार्थ। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, ये एक तारक आय में जो तारक केंद्रक होता है उसकी हमने संरचना, उसकी व्यवस्था हमने डिस्कस की है, जो आपको कार्ट व्हील लाइक एक तरीके से अपीयरेंस दे रही है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे और इसकी संरचना से जुड़े हुए सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट्स है वो हमने कवर किए हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो त्रिलक प्रकार की हैं और अरीय रूप से व्यवस्थित हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे आपको एबी लिंकर आपको देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो लिंकर है वो आपके ऐसे टाइप के लिंकर है। और ऐसी टाइप कैसे नाम याद रख सकते हो, तो जो सबसे पहले यूनिट है उनको हम ए नाम देते हैं, सेकंड को बी और थर्ड को सी। तो फर्स्ट वाले यूनिट को हम बोलेंगे ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी। तो ए और सी के बीच में क्या बन रहा है, एक तरीके से बॉन्ड बन रहा है, लिंक बन रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये ऐसी टाइप के लिंकर हैं। तो तारक काय में आपको सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल रही है 9+0 टाइप की। तो यहाँ पे 9+0 ये टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, जब हमने पक्षमाप या काशाब की बात की तो हमने कहा कि वहां पे आपको 9+2 व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था कि परिधि के ऊपर 9 आपकी 9 एक तरीके से आपकी द्विलक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं थी और सेंटर के अंदर 2 एकलक प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं थी। तो हमने कहा कि 9+2। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 9 त्रिलक प्रकार के सूक्ष्म नलिकाएं परिधीय रूप से व्यवस्थित हैं और सेंटर में सूक्ष्म नलिकाएं क्या है, अनुपस्थित है। प्रोटेनियस रीजन हमको देखने को मिल रहा है जिसे हम धुरी बोल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं 9+0, यानी सेंटर के अंदर, केंद्रक के अंदर बीच में आपको किसी भी प्रकार के सूक्ष्म नलिकाओं का अरेंजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं तारक काय के कार्यों के ऊपर कि कोशिका में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या फंक्शन करता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 फंक्शन इसके आपको देखने को मिलेंगे। तारक काय के कार्य, तारक काय का जो सबसे पहला कार्य है वो है जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हेतु तर्को उपकरण का निर्माण करना। इससे क्या समझ रही हो, यानी जब जंतु कोशिका विभाजित होती हैं तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो दोनों सेल में क्या करती है, इक्वली एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे हम एक एपरेचस का यूज करते हैं, स्पिंडल एपरेचस, जिसे हम बोलते हैं तर्को उपकरण। और तब तर्को उपकरण का फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है इस एक तरीके से तारक काय की व्यवस्था की वजह से, है ना। यहाँ पे तर्को रेशे बनते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स इन तारक केंद्रकों की हेल्प से क्या होते हैं, एक तरीके से दोनों पॉइंट्स पर अटैच्ड रहते हैं। और जो क्रोमोसोम वगैरह है उनकी मूवमेंट है या अदर प्रकार के जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं, कोशिका द्रव्य के जो घटक हैं, उनकी एक तरीके से मूवमेंट करवाने में ये क्या है, इक्वल एक तरीके से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन हेतु तर्को उपकरण का निर्माण करने में ये सहायक है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, यह है पक्षमाप व
कशाभिका की आधारीय काय बनाते हैं, या पक्षमाभ या कशाभिका जहां से उत्पन्न होते हैं, तो वो जो संरचना जो आपकी बेसल बॉडी है जिसे हम बोलते हैं आधारीय काय बोलते हैं, तो वो आपके तारक काय जैसा अरेंजमेंट दिखाती है। वहां पे तारक काय एक तरीके से प्रेजेंट होता है। जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है, तो जाहिर सी बात है पक्षमाभ या कशाभ किसी मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो अटैच्ड होंगे। तो जिस मेम्ब्रेन से ये जुड़े हुए हैं उस मेम्ब्रेन में भी इनका कुछ अंदर धसा हुआ हिस्सा होगा। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है आधारीय काय। मेम्ब्रेन में जो धसा हुआ हिस्सा है वो है आधारीय काय, और इस आधारीय काय के अंदर जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनकी अगर व्यवस्था हम देखें तो वो आपको देखने को मिलती है 9+0। यानी जिस प्रकार से तारक काय में सूक्ष्म नलिकाओं की आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है, वैसी ही व्यवस्था आपको पक्षमाभ या कशाभ की आधारीय काय में देखने को मिल रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो पक्षमाभ व कशाभ हैं वो एक तरीके से तारक काय से क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पॉइंट एक तरीके से अच्छे से समझ में आए होंगे। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सभी एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं। अब फाइनली अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो केंद्रक के ऊपर हम बात अगले लेक्चर के अंदर करेंगे।